नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 5 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ट्रस्ट से संबंधित क्राइसिस हैं। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, विकसित भारत में एग्रीकल्चर का क्या रोल होने वाला है। तीसरा आर्टिकल बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। तीनों आर्टिकल्स, तीनों डिटेल से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट के क्राइसिस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल में ना सबसे पहली लाइन ये बोली जाती है, डेमोक्रेसी देखो किसी भी देश में ना तब काम करती है जब देखो इवन हारने वाला भी माने कि बेशक मैं हार गया, लेकिन जो प्रोसेस था वो फेयर था, तभी डेमोक्रेसी काम करती है, अदरवाइज डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। आप सोच के देखो, एक क्रिकेट मैच है, हारने वाली अगर टीम ये बोले अंपायर ही बायस्ड है, हम तो हारे नहीं है, अंपायर ने हमको हराया है, फिर तो देखो पब्लिक भी हार नहीं मानेगी। पब्लिक भी बोलेगी कि मैच तो फिक्स था, मतलब अंपायर बायस्ड था, इस वजह से टीम को हराया गया है। बस देखो यही होता है जब इलेक्शंस में भी, जब हारने वाली साइड ये बोले कि वोटिंग जो थी वो रिग्ड थी, धांधलेबाजी हुई है वोटिंग में, तो जब ये होता है ना, डेमोक्रेसी देखो पूरी तरह से ना कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि ट्रस्ट चला गया। ट्रस्ट जो है वो डेमोक्रेसी की नींव है। कोई भी डेमोक्रेसी देखो लॉ से नहीं चलती, ट्रस्ट से चलती है। बट आप देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ है। जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने देखो हाल ही में एक बयान दिया कि मेरे पास सबूत है 2024 के जो इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस में किस प्रकार से धांधलेबाजी हुई, कैसे डिस्क्रिपेंसीज हैं 2024 के इलेक्शंस में, वो एविडेंस जनता के सामने रखेंगे। इसके अलावा देखो राहुल गांधी पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो सही ढंग से नहीं हुए हैं। लेकिन एक चीज़ राइटर बोलते हैं, अच्छी चीज़ है, कि बिना प्रूफ के बार बार ये बात बोलना, अगर देखो प्रूफ है तो जनता के सामने रखना चाहिए, लेकिन बिना प्रूफ के बार बार ये बात बोलना, इससे ना बल्कि हमारे देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। क्योंकि वास्तव में जब कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तब फिर जनता विश्वास ही नहीं करेगी, उनको लगेगा यार विपक्ष तो बार बार ये बात बोलता है कि हाँ इलेक्शन फेयर नहीं है, फेयर नहीं है। जब वास्तव में फेयर नहीं होंगे ना, तो उस समय कोई मानेगा नहीं। फिर समझ गए। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है तेजस्वी यादव का, बिहार में आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने ना हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है ना बिहार के वोटर्स की, उसमें मेरा नाम नहीं है। हालांकि बाद में इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई किया कि जो एपिक नंबर मतलब वो नंबर होता है जिससे वोटर की पहचान होती है, पूरा नाम होता है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई किया, जो एपिक नंबर तेजस्वी यादव शो कर रहे हैं जनता को और बोल रहे हैं कि देखो मेरा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, असल में ये उनका एपिक नंबर है ही नहीं, ये किसी और वोटर का एपिक नंबर है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने बोला। तो जो तेजस्वी यादव ने किया वो भी गलत है। इवन देखो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, वो भी इलेक्शन की विश्वसनीयता पे सवाल उठाते थे, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाते थे, और वही चीज आज विपक्ष कर रहे हैं। देखो आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन झूठे आरोप ना लगाए जाएं। अगर तेजस्वी यादव का सही में नाम नहीं है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, तो फिर तो देखो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर बड़े लीडर्स का ही नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होगा। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है, तो फिर देखो बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। इसके बाद एडिटोरियल में ये बात बोली जाती है, हर हार पे इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना, इससे ना सिस्टम बल्कि कमजोर होता है और ज्यादा कमजोर हो जाता है। क्रिटिसिज्म बिना एविडेंस के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कमजोर कर देता है। सो यहां पे ना एक बैलेंस होना चाहिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच कि यहां पर कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। बार बार झूठे आरोप लगाने से इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रस्ट जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब राइटर बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है वोटर लिस्ट को रेडी करना, मतलब हर एलिजिबल वोटर का नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। दूसरा, इलेक्शन डेट्स डिसाइड करना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन डेट्स जो हैं वो बिना पॉलिटिकल बायस के
रेडी करनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि डेट्स इलेक्शन की ये रखेंगे तो इस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा, इन सब चीज़ों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसे इन्फोर्स करना। क्या करना? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, और ये सभी पार्टीज के लिए सेम होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी को आप फेवर कर रहे हो। नेक्स्ट काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काउंटिंग प्रोसेस। काउंटिंग प्रोसेस में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर है इसके बाद में ग्रीवेंसेस सोल्व करना। मतलब इलेक्शन प्रोसेस को लेके किसी की कुछ भी शिकायत है तो जो शिकायतें हैं उनको टाइम पे सोल्व करना और फेयर डिसीजन के साथ में सोल्व करना। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम हैं। लेकिन देखो, हर फ्रंट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कामकाज पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। कई बार लीडर्स आरोप लगाते हैं कि डेट्स इस प्रकार से डिसाइड की जाती हैं कि रूलिंग पार्टी को फायदा हो। कुछ लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितनी भी शिकायत कर दो वो एक्शन नहीं लेता। कुछ बोलते हैं कि काउंटिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हर काम पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और सबसे जो कंट्रोवर्शियल इशू है वो है ईवीएम का। ईवीएम में देखो 3 पार्ट होते हैं। एक तो ईवीएम खुद, एक वीवीपैट। जब भी कोई वोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए प्रेस करता है ना, तो उसके बाद एक पर्ची गिरती है वीवीपैट मशीन में। ईवीएम का काउंट और वीवीपैट में जितनी पर्चियां गिरी हैं, जितनी रिसिप्ट गिरी हैं, दोनों सेम होने चाहिए। तीसरा है ये कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से ये ईवीएम जो है वो ऑपरेट होती है, मतलब वोटिंग रिकॉर्ड होती है कंट्रोल यूनिट में। अब आरोप ये लगता है कि वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर है वो सेंट्रली इंस्टॉल्ड होता है, और ये जो सॉफ्टवेयर है वीवीपैट वाला ये भी कंट्रोल यूनिट से ऑपरेट होता है। तो मतलब वीवीपैट भी कंट्रोल यूनिट से ऑपरेट हो रही है और ईवीएम भी कंट्रोल यूनिट से ऑपरेट हो रही है। तो अगर किसी को धांधलेबाजी करनी हो तो सिर्फ कंट्रोल यूनिट में धांधलेबाजी करनी है, बाकी दोनों चीजें तो मैच हो ही जाएंगी। तो ना 2019 में वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ना एक वर्डिक्ट दिया था कि वीवीपैट जो स्लिप्स हैं, वीवीपैट स्लिप्स को गिना जाए, काउंट किया जाए, और ईवीएम में जितने वोट रिकॉर्ड हुए हैं उससे मैच किया जाए एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 बूथ पे। समझ गए? कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसके अंदर कम से कम 5 बूथ पे वीवीपैट का काउंट और ईवीएम का काउंट दोनों मैच किया जाए। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये 5 बूथ चूज करती है ना, उसमें भी काफी ज्यादा रैंडमनेस है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्हीं 5 बूथ को क्यों चूज किया गया, बाकी 5 बूथ को चूज क्यों नहीं किया गया? समझ गए? यहां पे भी ट्रांसपेरेंसी कम है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रोसेस है ना, इसको मॉनिटर करने के लिए भी ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में इक्वल कैपेबिलिटी नहीं है। अब कोई नेशनल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस जैसी, इनके पास में तो मॉनिटर करने के लिए ऑब्जर्वर बहुत हैं, हजारों होंगे। लेकिन कोई रीजनल पार्टी है, इनके पास में प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए जो ऑब्जर्वर हैं उनकी संख्या कम होगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कोशिश करनी चाहिए कि प्रोसेस ना ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, और एक्सेस जो है सबको इक्वल मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेशनल पार्टी को ज्यादा एक्सेस दे दी आपने प्रोसेस की और जो रीजनल पार्टी है उसको कम एक्सेस दे दी, नहीं। समझ गए? यानी इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डील नहीं होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए इलेक्शन प्रोसेस, चाहे छोटी पार्टी है बड़ी पार्टी है। और एस.वाई. कुरैशी देखो एक बात बोलते हैं, डेमोक्रेसी में ना प्रिसेप्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है वो एक तरफ, जनता को लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है वो दूसरी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना सिर्फ अच्छा काम करे बल्कि जनता में परसेप्शन भी ये जानी चाहिए कि इन्होंने अच्छा काम किया है। तो क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? जो वीवीपैट का मैकेनिज्म है वो देखो पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाए जनता को। वीवीपैट का मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कौन से रैंडम जो बूथ हैं चूज किए गए, उनको क्यों चूज किया गया। और इसके अलावा ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई शिकायत लेके जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में तो उसका समाधान जल्दी निकाले, फेयर ढंग से निकाले। जो भी एलिगेशन लगते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, उनका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि देखो ये एलिगेशन गलत है,
समझ गए? लास्ट कंक्लूजन में यही बोला जाता है, बिना भरोसे के देखो हर इलेक्शन को ना फिर शक की निगाहों से देखा जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रेफरी है, अगर रेफरी पे डाउट हो तो मैच कभी फेयर नहीं हो सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको एक बैकग्राउंड देता हूं मैं। देखो 1960s की बात है, इंडिया में ना उस समय भयंकर फूड इनसिक्योरिटी थी। मतलब हम जो है अनाज को, फूड ग्रेन को इंपोर्ट कर रहे थे, लोगों को खाना नहीं मिलता था। हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे। तो ना एक माल्थुसियन बिलीफ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये माल्थुसियन बिलीफ को शो करता है। थॉमस माल्थुस नाम के पर्सन थे, इन्होंने ये बोला था पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है बट उतना तेजी से ना खाने का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता। तो एक दिन ऐसा होगा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, खाने का प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ेगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? फैमीन आएगा। ये देखो फूड प्रोडक्शन तो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, खाने का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो मतलब खाने की कमी, मतलब फैमीन, यानी लोग भूखे मरेंगे। और देखो 1967 में ना विलियम एंड पॉल पैडोक, इन्होंने ना एक बात बोली इंडिया के संदर्भ में। इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था फैमीन 1975, फैमीन 1975। तो इस किताब में ना इन्होंने एक बात लिखी है, क्योंकि इंडिया अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला सकता, इसलिए ना इंडिया में भयंकर फैमीन आएगा 1975 में। समझ गए? विलियम एंड पॉल पैडोक ने अपनी स्पेशल बुक लिखी थी फैमीन 1975, तो जिसमें इन्होंने लिखा कि इंडिया अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला सकता, तो इंडिया में ना 1975 में भयंकर अकाल आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को ना फूड एड देने की आवश्यकता नहीं है, फूड एड दोगे तो बल्कि ज़्यादा लोग मरेंगे। क्यों? इनका लॉजिक ये था, अगर फूड एड दोगे तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बल्कि और ज़्यादा लोग मरेंगे, इसलिए इंडिया को फूड एड मत दो, मरने दो जितने थोड़े बहुत लोग मरते हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल ये स्टेटमेंट थी इनकी, बट देखो इंडिया ने ना इनको गलत साबित कर दिया। इंडिया में 1960s में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है किन चीज़ों पे फोकस किया गया? हाई यील्डिंग राइस पे, हाई यील्डिंग व्हीट के वैरायटीज़ पे फोकस किया गया। मतलब ऐसे बीज जिनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ा, इरिगेशन का सिस्टम भी सुधरा ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि 1966-67 में उस समय जो हमारा फूड प्रोडक्शन था सिर्फ 74 मिलियन टन था, जो कि देखो 79-80 में बढ़ के 130 मिलियन टन बढ़ गया। आप हॉर्टिकल्चर का हाल देखिए, जिसमें फल, सब्जियां, फूल ये सब उगाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन 1960s में सिर्फ 40 मिलियन टन था, आज 2024 में बढ़ के ये 334 मिलियन टन आ गया है। इतना ज़्यादा इंक्रीज। हर साल ये ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन टन इंक्रीज हो जाता है। और जो फूड ग्रेन है उसमें भी एनुअल जो गेन है वो ऑलमोस्ट 8.1 मिलियन टन का है। ये डेटा देखो अच्छा है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ये डेटा आप ज़रूर यूज़ करिए। जब भी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखना हो ना, 1960 से पहले कितना फूड प्रोडक्शन था और आज कितना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, ये आप जरूर लिखिए। फिर ग्रीन वाइट रेवोल्यूशन की बात की जाती है। मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी बढ़ गया है। 1970s में मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ 20 मिलियन टन था और 2023-24 में बढ़ के ये 239 मिलियन टन पहुंच गया है। इंडिया आज दुनिया का ना सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। इवन यूरोप के टोटल मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया टक्कर दे रहा है। इसके बाद बात की जाती है आर्टिकल में ब्लू रेवोल्यूशन की, मतलब फिशरीज वाला सेक्टर। 1970s में इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय प्रोडक्शन सिर्फ 2.4 मिलियन टन था, आज बढ़ के 19.5 मिलियन टन हो गया है। और चाइना के बाद आज इंडिया दूसरा सबसे बड़ा सी फूड प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। तो ये हमने बात की ब्लू रेवोल्यूशन की। उसके बाद पोल्ट्री सेक्टर की बात कर लीजिए, यानी मुर्गी पालन। शुरुआत में ये एक छोटा बिजनेस हुआ करता था, बट आज ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गया है। एग प्रोडक्शन देखो आज 10 बिलियन से बढ़ के 143 बिलियन हो गया है। समझ गए? चिकन मीट
1,13,000 टन से बढ़ के 5 मिलियन टन तक पहुंच गया है चिकन मीट का प्रोडक्शन। तो हर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। फिर थोड़ा सरकार की तारीफ की जाती है कि पिछले 10 सालों में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मिल्क का प्रोडक्शन पिछले 10 सालों में 10.2 बढ़ गया। तो पिछले 10 सालों का जिक्र करने के बजाय आप ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके अभी तक का जिक्र कर सकते हो। ये ज़्यादा बढ़िया डेटा है बजाय इसके कि सिर्फ पिछले 10 साल का जिक्र करना। इससे लगेगा कि आप पॉलिटिकली बायस्ड हो। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं देखो, इतना जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ना, इसके रीज़न क्या है? एक तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट आई है। ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, हर जगह पे काफ़ी एडवांसमेंट आई है। स्किल डेवलपमेंट हुई है, मतलब लोगों ने नई नई टेक्निक सीखी है एग्रीकल्चर से संबंधित। आज सिचुएशन ये है, जो हाई वैल्यूड फूड है ना, हाई वैल्यूड फूड मतलब जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो फूड ग्रेन की ग्रोथ से भी ज़्यादा है। समझ गए? और क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी दिक्कत आई, बट धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी रिजिलियंट होता जा रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज के शॉक को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ है, न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ है, फार्मर की इनकम बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ स्कीम्स का जिक्र किया जाता है। सरकार ने जो अच्छी स्कीम चलाई, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये इरीगेशन के लिए चलाई। पीएम किसान स्कीम है, सीधा किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, पशुपालन को बढ़ाने के लिए है। ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है, मछली पालन को प्रमोट करने के लिए है। तो इन स्कीम्स का नाम आप जरूर लिखिए जब एग्रीकल्चर के चैलेंजेस वगैरह की बात आती है। अगर देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा सरकारी स्कीम्स के बारे में नहीं भी पूछा है ना, तो भी आप 2-3 लाइन में उनका मेंशन जरूर कीजिए। सरकारी स्कीम, सरकारी पॉलिसीज, उनका मेंशन आप छोड़िए मत। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पूछा नहीं है। ये पूछे या ना पूछे, आप जरूर लिखिए 2-3 लाइन में। इसके बाद राइटर ना चुनौतियां बताते हैं, भविष्य की चुनौतियां। अब देखो, चूंकि 2047 से पहले भारत को डेवलप कंट्री बनना है और पॉपुलेशन उस समय तक 160 करोड़ हो जाएगी। आधी पॉपुलेशन यानी 50% उस समय शहरों में रह रही होगी। तो इम्पैक्ट क्या होगा? जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या एनिमल बेस्ड फूड हैं, उनकी डिमांड देखो उस समय ना 3 गुना हो जाएगी। तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज करना जरूरी है। और जो सीरियल्स हैं जैसे राइस वगैरह, इनकी डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहेगी। इनके मामले में सरप्लस होगा उस समय भी। लेकिन एक दिक्कत यह आएगी, जमीन उस समय कम हो जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं हो रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए पहले लैंड जहां 180 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था, 2047 आते आते ये 176 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। और दूसरा, आगे आगे परिवार बढ़ेगा, ज़मीन और ज़्यादा डिवाइड होगी, तो एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज जो है घट के 0.6 हेक्टेयर हो जाएगा। अब छोटी ज़मीन पे देखो मशीनों का इस्तेमाल रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। बेशक क्लाइमेट चेंज से हमारा एग्रीकल्चर रिजिलियंट हो रहा है, बट आज भी क्लाइमेट क्राइसिस सबसे बड़ा चुनौती है इंडियन एग्रीकल्चर को। गर्मी, बेमौसम बारिश, सूखा, ये सब अलग अलग एरियाज़ में चुनौती तो देखो प्रेजेंट करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को। तो हमें ना हमारी स्ट्रेटजीज़ बदलनी होंगी। हमारी स्ट्रेटजीज़ कैसे गलत हैं? आज देखो हम ना राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि राइस जो है बहुत वाटर इंटेंसिव फसल है। 20 मिलियन टन राइस जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। अब राइस में इतना पानी लगता है, हमारा ग्राउंड वाटर खतरे में है। वहीं जो सूखी फसलें हैं वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एडिबल ऑयल हैं, पल्सेस हैं, इनमें पानी का इस्तेमाल कम होता है, ये हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो इतना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना दूसरे देशों को, ये गलत है। तो इसलिए हमें ना वाटर एफिशिएंट फसलें उगानी चाहिए, जैसे पल्सेस हैं, सोयल ऑयल सीड्स हैं, ये सब। देखो हमारे देश में ना 12 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां राइस की फसल के बाद कुछ नहीं उगता। तो इस 12 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पे अगर हम दूसरी फसलें उगाएं, जैसे पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, तो कितना बढ़िया हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, ऑयल सीड्स में और पल्सेस किसान उगाते हैं ना, तो ईल्ड के प्रोडक्शन में ना गैप है। ईल्ड के प्रोडक्शन में गैप है। ऑयल सीड्स में प्रोडक्शन 18 से 40% ज़्यादा हो सकता है और पल्सेस में प्रोडक्शन 21 से 37% ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करें ना, तो प्रोडक्शन इनका 18 से 40% तक इंक्रीज हो सकता है।
सरकार ने देखो इसके लिए एफर्ट्स लिए हैं। सरकार कहती है हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसमें सरकार 1,35,00,000 फार्मर्स तक पहुंची है और उन फार्मर्स को ना सीधा सीधा साइंटिस्ट से मिलवाया गया है और साइंटिस्ट ने उनको नई नई फार्मिंग की टेक्निक सिखाई। इसके अलावा देखो सरकार हाई यील्डिंग सीड्स पे फोकस कर रही है और काफ़ी रिसर्च पे फोकस कर रही है, ऑयल सीड्स, पल्सेस और कॉटन की रिसर्च पे, ताकि बढ़िया वैरायटीज़ डेवलप की जाएं और उनका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। R&D पे काफ़ी फोकस कर रही है सरकार। देखो एग्रीकल्चर रिसर्च का ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में अगर कुछ बढ़िया डेवलपमेंट होता है ना, नई इनोवेशन आती है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कॉस्ट कम होती है किसानों की, रिस्क कम होता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग रिसर्च में 1 रुपया खर्चा जब किया जाता है ना, तो इसका रिटर्न 13.85 रुपये मिलता है। और एक्सटेंशन मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन को किसानों तक पहुंचाया जाता है ना, तो 1 रुपया खर्च किया जाता है एक्सटेंशन सर्विसेज में, यानी अवेयरनेस सर्विसेज में, तो उसका रिटर्न 7.40 रुपये आता है। अब ये चीज़ आप आंसर में यूज करिए। जब आपको ये इस चीज़ पे फोकस करना है ना कि एग्रीकल्चर में R&D होनी चाहिए, तब ये लाइन आप लिख लोगे ना, R&D में 1 रुपया खर्च होता है एग्रीकल्चर के R&D में, तो उसका रिटर्न 14 रुपये आता है। तो यहाँ पे बढ़िया इंपैक्ट आएगा, वैल्यू एडिशन होगा, आपका उत्तर अमीर होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया ना बहुत तेजी से डीकार्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब हम कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एडोप्शन है वो रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है। आप डेटा देखिए, 2023 में बैटरी की डिमांड ना सिर्फ 4 गीगावाट आवर्स थी। 2035 में ये बढ़ के 139 गीगावाट आवर्स पहुंच जाएगी। समझो इसका मतलब क्या है। देखो बैटरी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो बैटरी वेस्ट है वो भी बढ़ेगा, और जो बैटरी का वेस्ट होता है, जैसे लिथियम बैटरी का वेस्ट है, ये कोई आम कचरा नहीं होता। इसमें होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कोबाल्ट, लिथियम, निकल। अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल ना हो तो फिर क्या होगा? केमिकल्स देखो लीक होने लग जाएंगे बैटरी वेस्ट से, जमीन में चले जाएंगे वो केमिकल्स, पानी में चले जाएंगे, हर तरफ कंटामिनेशन होगा। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल जैसे जो डिजीज़ हैं वो बढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बैटरीज़ का सही ढंग से डिस्पोज होना ज़रूरी है। और डेटा ये कहता है 2022 में इंडिया ने 1.6 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट किया। टोटल ई वेस्ट है ये, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब 1.6 मिलियन में से 7 लाख जो वेस्ट था वो तो सिर्फ लिथियम बैटरीज का था, यानी आधे से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो वेस्ट होता है वो बैटरीज का होता है। समझ गए? अब इनको डिस्पोज करना है। सरकार ने ना 2022 में एक रूल बनाया, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। यहां पे देखो BWMR। इसमें सरकार ने ये बोला कि वो कंपनी जो गैजेट प्रोड्यूस कर रही है ना, उसी की जिम्मेदारी होगी उस गैजेट के अंदर जो बैटरी होती है उसे डिस्पोज करना। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। मतलब प्रोड्यूसर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि उसका प्रोडक्ट जब खराब हो जाए तब उसका वेस्ट ठीक से रिसाइकल हो। इसका मतलब प्रोड्यूसर सिर्फ बैटरी बेच के भाग नहीं सकता, और जब प्रोडक्ट खराब हो जाएगा उस बैटरी को कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, रिसाइकल करना, सब जिम्मेदारी है किसकी? प्रोड्यूसर की। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट ये है कि प्रोड्यूसर जो है खुद बैटरीज वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल नहीं करता, डिस्पोज नहीं करता। प्रोड्यूसर पैसे दे देता है थर्ड पार्टी रिसाइकलर को कि हमने इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बेचा है तो आप इतना रिसाइकल करके हमें दे दीजिए। अब वो थर्ड पार्टी वाला जो रिसाइकलर है ना, वो कई बार फर्जी सर्टिफिकेट बेच देता है। समझ गए? इंडिया में एक बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया में जो EPR फ्लोर प्राइस है वो काफी कम है। मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जितना पैसा देते हैं ना, कंपनी जिन्होंने गैजेट प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया,
वो थर्ड पार्टी रिसाइकलर को जितना पैसा देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करने के लिए, वो प्राइस काफ़ी कम होता है। अब इतने प्राइस पे या तो वो थर्ड पार्टी वाले ज़्यादा अच्छे से रिसाइकल करेंगे नहीं, या फिर फर्जी सर्टिफिकेट बेचेंगे कि देखो हमने कर दिया, लेकिन वास्तव में वो करेंगे नहीं। ये दिक्कत आती है। अब रिसाइकलिंग वैसे देखो एक महंगा काम है, क्योंकि इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ट्रेंड लेबर चाहिए, टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं उसका सेफ डिस्पोजल चाहिए। तो अगर इतनी महंगा है रिसाइकल करना, तो अगर आप ईपीआर प्राइस कम रखोगे, यानी रिसाइकलिंग करने वालों को कम प्राइस दोगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, वो झूठा सर्टिफिकेट दे देंगे। यही प्लास्टिक सेक्टर में देखने को मिला, यही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करने वाले सेक्टर में देखने को मिलेगा। आप ग्लोबल कंपैरिजन करके देखिए, ग्लोबल कंपैरिजन आप करोगे ना, तो यूके में 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, चलो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मत मानिए, सीधा लिथियम आयन बैटरी मान लीजिए, यूके में 1 किलोग्राम लिथियम आयन बैटरी को आप डिस्पोज कर रहे हो तो 600 रुपये मिलते हैं। इंडिया में इसका 25% भी नहीं मिलता। इंडिया में इसका 25% भी नहीं मिलता। आप बोलोगे इंडिया में लेबर सस्ती है, अगर देखो लेबर सस्ती है उसे भी काउंट कर लिया जाए ना, तो भी इतना प्राइस इंडिया में हम रिसाइकलर को देते हैं, उनके पास में कोई ज़्यादा इंसेंटिव है नहीं। तो राइटर बोलते हैं कि रिसाइकलर को कम प्राइस जब दिया जाता है ना, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है जो फॉर्मल रिसाइकलिंग करने वाले हैं ना, उनकी दुकान बंद हो जाती है। वो कहते हैं यार इस काम में ज़्यादा पैसा नहीं है। फिर जो फ्रॉड करने वाले जो प्लेयर्स हैं ना, वो आ जाते हैं, वो तो काम ले लेते हैं, करते हैं नहीं ढंग से, उन्हें तो पैसा कमाना है। और राइटर बोलते हैं अगर हम ईपीआर प्राइस ठीक नहीं रखेंगे ना, मतलब रिसाइकलर को ठीक पैसा नहीं देंगे, तो इंडिया का जो सर्कुलर इकोनॉमी का सपना है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जा सकेगा, अच्छे से यूज नहीं, रिसाइकल नहीं किया जा सकेगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो भी बहुत चालू हैं। उनका बिहेवियर देखो डेवलप कंट्रीज में अलग होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में अलग होता है। डेवलप कंट्रीज में ये रूल्स फॉलो करते हैं, जबकि इंडिया जैसे देशों में आके ये आनाकानी करते हैं। ये इंडिया जैसे देशों में आके इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज का ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे देश की जनता क्यों कैंसर से पीड़ित हो, डेवलप कंट्रीज में आप इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हो, सब कुछ ध्यान रख रहे हो, इंडिया में आके आप कैंसर फैला रहे हो, ये थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर ईपीआर जो प्राइस है वो बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज अगर रिसाइकलर को ज़्यादा पैसा देंगी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए, तो इसका बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आएगा। राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है, कंज्यूमर पे नहीं आएगा, क्योंकि देखो गैजेट्स में जो मेटल्स वगैरह यूज होते हैं ना, ग्लोबली उन मेटल्स का जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया पिछले 2 सालों में, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज ने ना इसका लाभ अभी तक कंज्यूमर्स को दिया नहीं है। तो ईपीआर प्राइस बढ़ता भी है ना, कंपनीज ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं रिसाइकलिंग पे, तो आसानी से बड़ी कंपनीज ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं, क्योंकि मेटल का प्राइस कम हुआ है, उसका फायदा उन्होंने अभी तक जनता को नहीं दिया है, सारा प्रॉफिट खुद ही खा रही है बीच में, जबकि उन्हें गैजेट्स का प्राइस कम करना चाहिए था, नहीं किया गया है। लेकिन कम से कम आप रिसाइकलिंग पे तो पैसा खर्च करें ना। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया में ना बहुत बड़ा इनफॉर्मल साइकिलिंग का नेटवर्क है, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उनके पास एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है, बट उनके पास में सेफ्टी नहीं है, उनके पास में अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। तो क्या करना चाहिए सरकार को ना, इनफॉर्मल ढंग से साइकिलिंग करने वालों को ना फॉर्मल सेक्टर में लाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, उनको स्पोर्ट प्रोवाइड करो, उनका रेगुलेशन होना चाहिए बाकायदा रजिस्टर करवा के। इससे 2 काम होंगे, एक तो देखो जो इनफॉर्मल सेक्टर में हार्मफुल प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं खतरनाक, वो नहीं होगी, लोगों की जान बचेगी। दूसरा, इंडिया की रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ेगी। समझ गए? फिर लास्ट में राइटर बोलते हैं इंडिया में ना रूल्स बनाना इजी है बट इंप्लीमेंटेशन टफ है। तो जो ईपीआर सर्टिफिकेट बड़ी बड़ी कंपनीज दे देती है ना, ये बोल के कि देखो हमने रिसाइकलिंग करवाई है, उनकी डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट मैंडेटरी होने चाहिए। आप किसी बाहर के पर्सन से ऑडिट करवाओ कि वास्तव में इन्होंने रिसाइकलिंग करवाई है या नहीं करवाई है, और अगर कोई झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई जाए, तभी प्रोड्यूसर और रिसाइकलर शॉर्टकट नहीं लेंगे और वास्तव में रिसाइकलिंग करवाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने कल डिस्कस किए थे। हमने राइट टू रिपेयर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था
कि 2025 में मई में सरकार ने एक पॉलिसी एक्सेप्ट की है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के साथ में रिपेरेबिलिटी इंडेक्स जारी करना होगा कि स्पेयर पार्ट्स कितना ईजिली अवेलेबल है, मैनुअल अवेलेबल है या नहीं है, कितना रिपेयर करना आसान है। तो कस्टमर्स को आसानी होगी फिर प्रोडक्ट परचेज करने पे। फिर यहाँ पे ना आर्टिकल में एक कंसेप्ट बोला जाता है टैसिट नॉलेज। देखो बड़ी बड़ी सिटीज़ में ना, जैसे दिल्ली में करोल बाग, लेमिंगटन मुंबई में लेमिंगटन रोड, रिची स्ट्रीट चेन्नई में, यहाँ पे ना रिपेयर करने वाले लोग हैं। अब उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, उन्होंने देख देख के ना बढ़िया स्किल हासिल कर ली है मोबाइल रिपेयर करने की। लेकिन अब ना ये सेक्टर भी इरोड हो रहा है, क्योंकि आजकल ना बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर देती हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट इस प्रकार से डिज़ाइन करती हैं कि उसको रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है। स्क्रू ऐसे लगा दिए जो कहीं नहीं मिलते, चिपका दिया प्रोडक्ट को, तो फिर बहुत नुकसान होता है। समझ गए? तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की जो नॉलेज है ना उसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और कंपनीज को मैनुअल देना मैंडेटरी किया जाए कि प्रोडक्ट बेचने के साथ आपको मैनुअल देना पड़ेगा, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, तो ये सब होना चाहिए। फिर इसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था सिविक सेंस वाला। हम वैसे तो बोलते हैं भारत एक महान सभ्यता है, लेकिन सिविक सेंस की हमारे देश में कमी है और आजकल ये काफ़ी दिखने लगा है ज़्यादा। समझ गए? और जब भी बोलते हैं ना कि हाँ बाहर देशों में ये अच्छा है, तो ये बोल दिया जाता है भारत के पास संस्कार है, भारत की सिविलाइजेशन महान है। बट कई बार इसी महानता की आड़ में ना हमारे देश में रूढ़िवादी सोच भी चलती है, जैसे कास्ट सिस्टम है। अगर भारत महान होता, मतलब पहले तो देखो जाहिर तौर पे था ही, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं सिविक सेंस जैसी, वो तो महानता का संकेत नहीं है। फिर लास्ट में एक बात बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ना धर्म की बात बोलते हैं। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लोगों को आपस में जोड़ें, वो रिदम। लेकिन आज के समय में ना वो रिदम मिसिंग है। अगर ये रिदम मिसिंग रही तो सभ्य और सभ्यता के बीच में जो गैप है ना वो बढ़ता जाएगा। फिर हमने चोलास के बारे में बात की थी कि इंडिया में मैग्ना कार्टा से पुरानी डेमोक्रेसी है, क्योंकि तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में उथरामेरूर जो विलेज है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे ये सबूत मिलता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। 920 एडी का ये सबूत है, जिसमें बताया गया है बाकायदा वार्ड को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है, इलेक्शन लड़ने वालों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, सब कुछ डिटेल से दिया गया है। इवन डिसक्वालिफिकेशन संबंधित कंडीशंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उस समय ना कूड़ा वोलाई सिस्टम हुआ करता था, मतलब एक पोर्ट में पाम लीव के ऊपर कैंडिडेट्स का नाम लिखा जाता और छोटा बच्चा उसमें से एक को चूज करता, इस प्रकार से इलेक्शन होता था। तो मतलब हमारी डेमोक्रेसी बोरोड नहीं है, उधार नहीं ली हुई, और शुरू से ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ब्रिटिशर्स हमें डेमोक्रेसी दे के गए, नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट में जो आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एग्रीकल्चर से संबंधित ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।